हेलो वेलकम डियर फ्रेंड्स, मैं विक्रम अग्रवाल आपका डी लाइफ डिजिटल एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, मेरी तरफ से आपको प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो आईटीआई थ्योरी के अंदर आज जो हमारा टॉपिक है वो है पॉलीफेज सिस्टम। तो बच्चों, पॉलीफेज सिस्टम का मतलब क्या होता है? पॉली मतलब बहु और फेज मतलब कलीय और सिस्टम मतलब प्रणाली। तो बहुकलीय प्रणाली के अंदर आज हम पढ़ने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बस थोड़ा सा आप भी इंटरेस्ट दीजिए और जल्दी से क्लास में जुड़ जाइए। तो बच्चों, सबसे पहले आज का जो टॉपिक है हमारा, इस नाम पर क्यों पड़ा, मैं आपको बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा और थोड़ा सा आप भी ध्यान से समझना। पॉलीफेज जो सिस्टम है इसको हमने बोला है बहुकलीय प्रणाली। तो बहुकलीय प्रणाली क्यों बोली है बच्चों? एक होता है सिंगल फेज, फिर उसके बाद आता है टू फेज, फिर आता है थ्री फेज। तो बच्चों, जब भी एक फेज से ज्यादा फेज की बात की जाती है तो उसे हम पॉलीफेज या बहुकलीय प्रणाली कहते हैं। तो बच्चों, बहुकलीय प्रणाली जो है वो होता क्या है? दो या दो से अधिक कलाओं मतलब बच्चों फेज की प्रणाली को बहुकलीय प्रणाली कहते हैं, जैसे टू कलीय प्रणाली और थ्री कलीय प्रणाली। तो यहां पर मैं कह देता हूं, इसको बोलते हैं फेज, ठीक है ना, और प्रणाली होता है सिस्टम। तो टू फेज और थ्री फेज ये किसके एग्जाम्पल हो गए बच्चों? ये बहुकलीय प्रणाली के हो गए। तो मैं यहां पर कह सकता हूं, जब मैं दो या दो से अधिक फेजों की बात करूंगा तो उसको हम बोलेंगे पॉलीफेज सिस्टम, ठीक है। इसमें प्रत्येक कला की वोल्टेज व आवृत्ति होती है बच्चों फ्रीक्वेंसी समान होती है, परंतु एक इसके अंदर निश्चित कलांतर होता है। कलांतर मतलब बच्चों फेजर। तो उसके बीच में एक निश्चित फेज होता है, 180 का, 120 का, 90 का, तो उसको हम बोलते हैं निश्चित फेजर। मतलब क्या होता है? मतलब कलांतर। परंतु वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी क्या रहती है? सेम रहती है। ऐसी बहुकलीय प्रणाली का आउटपुट फेजों की संख्या पर निर्भर करता है। तो फेजों की संख्या अधिक होने पर आउटपुट शक्ति भी बढ़ जाती है, ठीक है ना। तो आउटपुट शक्ति भी बढ़ेगी। बच्चों, आपको पता है कि जैसे जैसे फेज बढ़ेंगे आउटपुट शक्ति तो बढ़ेगी। अब आप सिंगल फेज लगा लो और एक थ्री फेज लगा लो, इसमें फर्क नहीं है क्या? दिन रात का फर्क है। तो इसलिए बोला गया है कि अगर फेजों की संख्या ज्यादा होगी तो बच्चों आउटपुट शक्ति भी क्या होगी? बढ़ जाएगी, ठीक है ना। नेक्स्ट, अब यहां पर इसके बच्चों फायदे क्या हैं? मतलब एडवांटेज ऑफ एसी पॉलीफेज सिस्टम। तो मैं यहां कह सकता हूं कि एसी जो बहुकलीय प्रणाली है इसके क्या फायदे हैं? तो बहुकलीय जो मोटर्स होती है द्वारा उत्पन्न किया गया टॉर्क उत्तम होता है, मतलब सर्वश्रेष्ठ, बहुत ही अच्छा, ठीक है ना, घूर्णन वाला। तो जबकि एकल कलीय मोटर द्वारा उत्पन्न किया गया टॉर्क पल्सेटिंग प्रकृति का होता है। बच्चों, एक तो टॉर्क आपका होता है क्या? घूर्णन वाला, और एक आपका होता है पल्सेटिंग। तो बहुत फर्क हो जाता है इस चीज का। उसके कारण ही तो आपकी मोटर सेल्फ स्टार्ट होती है और सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है। तो वो सारी चीज हम पढ़ेंगे। तो बच्चों, जो बहुकलीय जो थ्री फेज मोटर है उसके द्वारा किया गया उत्पन्न टॉर्क होता है वो उत्तम होता है, और सिंगल फेज वाला कौन सा होता है? पल्सेटिंग होता है। समान वैद्युतिक शक्ति के पारेषण के लिए बहुकलीय लाइन में सिंगल फेज लाइन की अपेक्षा पतले तार प्रयोग किए जाते हैं। तो बच्चों, यहां पर क्या बोला गया है? पारेषण, जो हम ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं ना इलेक्ट्रिसिटी का, तो उसके अंदर अगर हम बात करें तो बहुकलीय लाइन मतलब जो आपकी थ्री फेज लाइन है उसमें सिंगल फेज लाइन की अपेक्षा कौन से तार प्रयोग करते हैं? पतले तार प्रयोग करते हैं। तो पतले तार जितने प्रयोग करेंगे तो बच्चों इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती है। दक्षता की बात आ जाती है, एफिशिएंसी की, लॉसेस की बात आ जाती है, खर्चे की बात आ जाती है कि उसके अंदर इंसुलेशन भी कम करना पड़ेगा। तो वो सारी चीजें देखी जाएगी, ठीक है, एक चीज नहीं देखी जाएगी। एकल कलीय मोटर की अपेक्षा बहुकलीय मोटर अधिक असव शक्ति वाली बनाई जा सकती है, मतलब ज्यादा रेटिंग की बनाई जा सकती है। एकल कलीय आप 10 HP, 5 HP, 20 HP ऐसे बनाओगे, और वो अगर आप देखें तो और ज्यादा, मतलब HP का मतलब क्या होता है?
असव शक्ति, हॉर्स पावर। तो 3 फेज की है तो उसकी रेटिंग क्या होगी, ज्यादा होगी। तभी हम इसका प्रयोग कहां करते हैं, इंडस्ट्री के अंदर, जो बड़े बड़े उद्योग है वहां पर प्रयोग करते हैं इसका। 3 फेज इंडक्शन मोटर है, ठीक है ना। कहां का प्रयोग करते हैं, आपको पता है एक्सलेटर है वहां पर इसका प्रयोग करते हैं। जितने इंडस्ट्रीज है वहां पर 3 फेज इंडक्शन मोटर का प्रयोग होता है। और सिंगल फेज का तो अपने घरों में भी होता है ना। तो ये चीज है। बहुकलीय मोटर की दक्षता तथा पावर फैक्टर सिंगल कलीय मोटर की अपेक्षा उच्च होता है। तो बच्चों ये तो सिंपल सी बात है कि जितने ज्यादा फेज होंगे उसकी आउटपुट पावर उतनी ज्यादा होगी, तो उसकी एफिशिएंसी उतनी ही अच्छी होगी और पावर फैक्टर भी अच्छा होगा, ठीक है ना। एकल कलीय मोटर मतलब सिंगल फेज की जो मोटर होती है वो सेल्फ स्टार्ट नहीं होती। सेल्फ स्टार्ट क्यों नहीं होती बच्चों, सिंगल फेज है ना। जबकि बहुकलीय मोटर सेल्फ स्टार्ट होती है क्योंकि बहुकलीय प्रणाली में घूर्णन चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। बच्चों एक बात बता देता हूं आपको, जो आपका 3 फेज होता है ना उसके अंदर आपका रोटेटिंग नेचर का फ्लक्स बनता है इस तरीके से। तो घूर्णन फ्लक्स बनेगा तो वो आपकी क्या होगी बच्चों, सेल्फ स्टार्ट होगी। और सिंगल फेज में आपकी पल्सेटिंग टॉर्क होता है जिसकी वजह से मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होती। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर हमने तो इलेक्ट्रिकल मशीन के अंदर पढ़ा हुआ है कि वहां पर मोटर को हम सेल्फ स्टार्ट बना सकते हैं। तो बच्चों वहां पर ऑक्सिलरी वाइंडिंग जो लगाते हैं हम, ठीक है ना, मतलब एक अलग से वाइंडिंग, तो वो 2 फेज बन जाता है। इसलिए वो मोटर जो है वो हम सेल्फ स्टार्ट बना सकते हैं, परंतु उसके लिए अलग से मशीन की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है ना। तो एकल कलीय मोटर है वो सेल्फ स्टार्ट नहीं होती, जबकि बहुकलीय मोटर है वो सेल्फ स्टार्ट होती है। तो बहुकलीय अल्टरनेटरों को सरलता से सिंक्रोनाइज कर समांतर क्रम में चलाया जा सकता है। तो जितनी आपकी ये मोटर है बहुकलीय, 2 फेज 3 फेज, इनकी मोटरों को हम सरलता से क्या कर देते हैं, समांतर क्रम में जोड़कर इसको चला सकते हैं। बहुकलीय प्रणाली में 3 कलीय लाइन से लाइट एंड फैन तथा पावर के लिए एक साथ लाइन ली जा सकती है, जबकि एकल कलीय प्रणाली में उक्त दोनों कार्य के लिए अलग अलग लाइनों की आवश्यकता पड़ती है। ये तो बच्चों आपको पता ही है। जो आपकी 3 फेज लाइन है उसके अंदर हम लाइट एंड फैन और कोई भी पावर है ना तो हम एक लाइन से ले सकते हैं, जबकि ये सिंगल फेज सिस्टम में नहीं होता, उनमें अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग लाइन से लेनी पड़ती है। तो ये भी इसका एक डिसएडवांटेज है, किसका, सिंगल फेज का, ठीक है ना। अब यहां पर मैंने थोड़ा सा डिफरेंस बताया है, देखिए क्या डिफरेंस है बहुकलीय प्रणाली का और एकल कलीय। मतलब यहां पर मैं कहूं 3 फेज भी कह सकता हूं या 2 फेज भी कह सकता हूं, ये आपकी है सिंगल फेज, ठीक है ना। तो यहां पर क्या डिफरेंस होगा, घूमते हुए चुंबकीय क्षेत्र के कारण बहुकलीय मोटर सेल्फ स्टार्ट होती है। तो यह बात मैंने अभी बताई थी। एकल कलीय मोटर स्वयं स्टार्ट नहीं होती है, तो यह सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है, इनको बनाया जाता है, ठीक है। बहुकलीय मोटरों का टॉर्क उत्तम होता है और इसलिए इनकी क्षमता भी अधिक होती है, और इसका क्या है, कम पावर फैक्टर होने के कारण एकल कलीय मोटर की जो दक्षता है या क्षमता है वो क्या होती है बच्चों, कम होती है। बहुकलीय मोटरों को अधिक आउटपुट के लिए बनाया जा सकता है, एकल कलीय मोटरों को अधिक आउटपुट के लिए नहीं बनाया जा सकता, ये अधिकांश कम हॉर्स पावर की होती है। तो बच्चों एकल जो सिंगल फेज है ना उसको हम ज्यादा रेटिंग की नहीं बना सकते, इनकी रेटिंग कम एचपी की होती है, 5 एचपी 10 एचपी, ठीक है ना। और इनको हम जितनी अधिक आउटपुट है उसके लिए हम फेजों की संख्या बढ़ा के हम बना सकते हैं, ठीक है ना। समान आकार की मोटरों के लिए 3 कलीय मोटर की शक्ति अधिक होती है। जो समान आकार की मोटरें हैं उनके लिए 3 कलीय मोटर की शक्ति क्या होती है, अधिक होती है, और समान आकार की मोटरों के लिए एकल कलीय मोटर शक्ति सदैव कम होती है। और एक बात और बता देता हूं बच्चों कि आप सोच रहे हो कि हम 3 फेज की एक मोटर ले तो एकल वाली 3 ले ले मोटर, बात तो एक ही है बेटा, उसकी कॉस्ट भी ज्यादा पड़ेगी, उसकी दक्षता भी कम हो जाएगी, उसमें लॉसेज भी बढ़ जाएंगे, उसके लिए मेंटेन करने के लिए खर्चा भी ज्यादा होगा, और दूसरी बात उसके लिए एरिया भी ज्यादा चाहिए। एक 3 मोटर रखोगे, एक सिंगल मोटर रखोगे, तो बहुत सारी चीजें हैं जो इनकी डिसएडवांटेज बन जाती है, ठीक है ना। नेक्स्ट, बहुकलीय जनरेटरों को पैरेलल में चलाने के लिए सरलता से सिंक्रोनाइज किया जा सकता है। पैरेलल बच्चों मतलब समांतर,
तो हम उसको सरलता से सिंक्रोनाइज करके चला सकते हैं। मतलब कई मोटरें जनरेटर जो है उनको हम पैरेलल में जोड़ सकते हैं। एकल कलिया में सिंक्रोनाइज करना कठिन है, तो ये तो आपको पता है। बहुकलीय प्रणाली में लाइटिंग लोड और 3 कलीय लोड लिया जा सकता है एक सिंगल लाइन से, और यहां पर एकल कलीय विधि में अधिक वोल्टेज लेना संभव नहीं है। समान आकार के एसी जनरेटर के लिए एकल कलीय जनरेटर की तुलना में 3 कलीय जनरेटर की आउटपुट दुगनी होती है, और समान आकार के लिए एकल कलीय जनरेटर की आउटपुट 3 कलीय जनरेटर की तुलना में आधी होती है। तो बच्चों यहां पर आपकी होती है डबल, किसके अंदर? समान आकार के एसी जनरेटर के लिए। तो इसकी आउटपुट शक्ति देखोगे ना तुलना करके, तो इसकी डबल होती है, और इसकी अगर देखें तो उसकी तुलना में आधी होती है। तो बच्चों यहां पर 4 गुना का फर्क पड़ गया। तो कई देखो कितनी चीजें थी, पावर फैक्टर, दक्षता, उसके बाद में जो लोड लेना था आपको लाइटिंग लोड, वो एक सिंगल लाइन से ले सकते हो। इसकी एचपी ज्यादा है, इसके बाद उसकी दक्षता ज्यादा है, आउटपुट ज्यादा है, किसकी? बहुकलीय की। इसलिए बच्चों कौन सी प्रणाली आई? बहुकलीय प्रणाली आई। एकल प्रणाली में ये दोष थे, जिसकी वजह से हमें बहुकलीय प्रणाली को अपनाना पड़ा। ठीक है, तो बच्चों ये आप नोट कर लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पता होगा तभी आप आगे जाके समझ पाओगे चीजों को। ठीक है ना। नेक्स्ट, अब बच्चों यहां पर मैं बहुकलीय जो प्रणाली है उसके प्रकार बता रहा हूं। तो बहुकलीय प्रणाली जो है, इसके प्रकार, टाइप ऑफ पॉलीपेज सिस्टम, तो इसके मेनली अगर देखें तो बच्चों 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार? 2 प्रकार। एक हो जाएगा 2 फेज सिस्टम, और दूसरा क्या हो जाएगा? 3 फेज सिस्टम। तो 2 फेज सिस्टम की अगर मैं बात करता हूं बच्चों, एक जो सिंगल फेज सिस्टम होता है, मान लो कि 3 लाइनें हैं। कितनी लाइनें हैं? 3 लाइनें हैं। अगर मैं बात करता हूं आर, वाई और बी, ये 3 फेज सिस्टम है, और इसका एक न्यूट्रल है। ठीक है ना, एक न्यूट्रल है। तो बच्चों यहां से अगर मैं आपको एक बात बताता हूं, तो एक यहां से और एक यहां से, मतलब कहने का एक आपका क्या हो गया? फेज, और एक क्या हो गया? न्यूट्रल। समझ रहे हो बात को? एक फेज और एक न्यूट्रल। तो सिंगल फेज सिस्टम के लिए अगर मैं 3 फेज सिस्टम से सिंगल फेज सिस्टम पावर लेना चाहता हूं, तो मुझे एक फेज चाहिए और एक न्यूट्रल चाहिए, तभी आपका वो सिंगल फेज सिस्टम कहलाएगा। न्यूट्रल के बिना सर्किट कंप्लीट नहीं होता। ठीक है ना। यदि अब आपको 2 फेज सिस्टम बता रहा हूं बच्चों, ध्यान से सुनना, किन्हीं भी 2 फेजों के बीच में वोल्टेज कितनी होती है? 220 वोल्ट। ठीक है ना। यदि 90 डिग्री विद्युत अंश पर स्थित 2 कुंडलियों को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है, तब चुंबकीय क्षेत्र प्रेरण के नियमों के अनुसार दोनों कुंडलियों में विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। बच्चों ये 2 कलीय वाला आपने मोटर पढ़ी होगी, तो उसके अंदर जैसे स्प्लिट फेज होगी, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर होगी, उसमें हम क्या करते हैं? 90 डिग्री विद्युत अंश पर 2 कुंडलियां रखते हैं। जैसे इसके अंदर 2 कुंडलियां कौन सी होती है? एक आपकी एक्सिलरी वाइंडिंग होगी, एक मेन वाइंडिंग होगी। तो बच्चों जब उन 2 कुंडलियों को हम चुंबकीय क्षेत्र में घुमाते हैं, तो बच्चों वहां पर क्या बनेगा? विद्युत चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, जिसके कारण वहां पर ईएमएफ पैदा होती है। तो उसे हम कौन सा सिस्टम बोलते हैं? 2 फेज सिस्टम बोलते हैं। समझ रहे हो बात को? और जब कुंडलियों में प्रेरित विद्युत वाहक बल E1 और E2 के मध्य 90 डिग्री फेज होता है, तो यह पद्धति क्या कहलाती है बच्चों? 2 कलीय या 2 फेज सिस्टम कहलाती है। अब ये देखिए 2 कलीय परिपथ बनाया है इसने, तो ये आपका नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। अब बच्चों यहां पर बीच में रोटर लगाया गया है, तो यहां पर जो ये देखो वाइंडिंग जो 1 और 2, इसके बीच में एंगल कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। और यहां पर आप देख सकते हो कि जो एंगल है वो कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। तो बच्चों आप इस तरीके से बना सकते हो क्या? 2 फेज सिस्टम। और 2 फेज सिस्टम जो है तो उसके बीच में, दोनों कुंडलियों के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है, और वो चुंबकीय क्षेत्र में घूमता है, तो उसके अंदर क्या पैदा होती है? ईएमएफ पैदा होती है। जब ये मोटर आएगी तो मैं उसको पूरा अच्छे से बताऊंगा कि ये क्यों होता है ऐसा। और कभी भी एक बात बता देता हूं कि किन्हीं भी 2 फेजों के बीच
फेजों के बीच मतलब क्या बात करता हूं, किन्हीं भी दो फेजों के बीच जो वोल्टेज होती है 220 वोल्ट। फिर कई बार बच्चों के दिमाग में आता है कि सर अगर दो फेजों के बीच 220 है तो तीनों की अगर मैं बात करूंगा तो 660 हो जाएगा। नहीं, ये चीजें मैं सारी क्लियर करने वाला हूं, बस आप थोड़ा सा ध्यान करके पढ़िए, ठीक है ना। अब बच्चों यहां पर मैं सिंगल फेज की बात कर रहा था। सिंगल फेज के लिए एक फेज और एक न्यूट्रल होना चाहिए। और अगर मैं यहां पर बच्चों एक छोटा सा चीज और बताता हूं, ध्यान से सुनना, तो इसकी जो वेव फॉर्म है वो सिंगल फेज की ऐसे बन जाएगी, सिंगल फेज की ऐसे बन जाएगी। और वो 90 डिग्री पर क्या देगी, मैक्सिमम क्या देगी बच्चों, वोल्टेज देगा, मैक्सिमम वोल्टेज 90 डिग्री पर, ठीक है ना। और 180 पर क्या हो जाएगा बच्चों, जीरो हो जाएगा। फिर ये 270 पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव। और 360 पर फिर क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये बच्चों आपका सिंगल फेज सिस्टम होता है। क्या होता है, सिंगल फेज सिस्टम। और सिंगल फेज सिस्टम के लिए आपका एक फेज और एक न्यूट्रल होना चाहिए। अब इस तरीके से अब मैं यहां पर एक बात करता हूं E1 की। तो यहां पर तो तरंग आपकी एक ही थी तो वोल्टेज E1 आ गई। अब यहां पर दो फेज आ गए, तो दो फेज आ गए तो बच्चों मैंने E1 और E2 ले लिया। तो पहली अगर मैं बात करूं वेव, तो पहली वेव तो आपकी ये रही E1 वाली, ठीक है, पहले वाली E1 वाली ये रही। और दूसरे वाली जो है, अगर मैं बच्चों यहां से बात करता हूं तो दूसरे वाली आपकी यहां से है 90 से, ठीक है ना। ये देखिए, ठीक है ना, ये 90 से इसके। तो बच्चों यहां से इसको मैं थोड़ा सा कंप्लीट करने के लिए यहां पर डॉट लगा देता हूं, ये पूरी कर दी कंप्लीट, ठीक है ना। तो बच्चों यहां पर जो पहली वेव है इसका जो ये 90 डिग्री था, यहां पर क्या थी, इसकी मैक्सिमम वोल्टेज प्राप्त हुई हमें फेज 1 से। E1 जहां पर 90 है ना, उसका मैक्सिमम, वहां पर हमें मैक्सिमम EMF पैदा हुई। उसके बाद में E2 जो फेज है, अब यहां से 90 है, क्या है बच्चों, ये 90 है, ये आपका 180 है। तो ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, यहां से अगर मैं ये कहूं 90, 180, 270, 360, तो बच्चों जब ये आपका यहां 90 से स्टार्ट हो रहा है तो 90 के बाद यहां पर कितना आ गया, 270 आ गया ना। तो यहां से ये देखिए, ये जीरो, ये पाई, 180 और 90 और 270, यहां पर भी कितने का अंतर, 180 का अंतर। तो बच्चों यहां पर इसका जो मैक्सिमम है वो यहां पर मैक्सिमम होगा। कितने पे होगा, ये देखिए। अगर आपकी इसकी वेव फॉर्म और अच्छे से समझनी है, थोड़ा सा बड़ा बना देता हूं मैं। तो पहली जो आपकी है वो यहां से है, ठीक है, ये बन गई। अब बच्चों यहां से मेरे को एक बात बताइए, इसका जो मैक्सिमम है वो ये है, ठीक है, और इसका जो मैक्सिमम है वो ये है। नीचे का जो मैक्सिमम है ना, थोड़ा सा आप इसको बिल्कुल बीच में बना दीजिए। तो इसका जो मैक्सिमम आपका आ गया ये। अब आप इसको ध्यान से समझना। तो बच्चों यहां से मेरे को एक बात बताना कि ये आपका है 90 डिग्री, ये आपका है जीरो, और ये आपका कौन सा है बच्चों, 180, और ये कौन सा हो जाएगा 270, और ये क्या हो जाएगा 360। इतना पता चल गया। अब ये मेरा वेव फॉर्म था E1 लिख देता हूं मैं इसको। और दूसरा जो अब आपका E2 जो स्टार्ट होने वाला है, वो E2 इसके 90 से स्टार्ट होगा, और 90 से स्टार्ट होगा तो 180 और 270 आएगा कहीं ना कहीं। तो बच्चों यहां से अगर मैं 90 से स्टार्ट करूंगा तो 90 से स्टार्ट होके उसके बाद 270 पर यहां पर आएगा, और 270 से ये जस्ट नीचे जाएगा, और उसके बाद में कहीं ना कहीं ये मिल जाएगा। तो मेरे को एक बात यहां से ये पूछने की है कि E1 वाला ये वेव हो गया, तो ये कौन सा हो जाएगा, E2। अब इसमें मैक्सिमम वाला जो पहला फेज है उसका 90 डिग्री पर हमें मैक्सिमम वोल्टेज मिली, तो इसका मैक्सिमम यहां पर था, तो मुझे यहां पर क्या मिला, इसका मैक्सिमम वोल्टेज मिला। फिर ये 180 पर आया तो 180 पर जीरो हो गया। फिर ये 270 पर गया तो यहां पर नेगेटिव मिला, और 360 पर जाके क्या हो गया, जीरो। तो ये मैंने पहले फेज की बात की है। अब दूसरा जो फेज है, अगर मैं इस सर्किट को यहां पर कंप्लीट करना चाहता हूं तो बच्चों इस तरीके से आप इसको मिला भी सकते हो। अब देखिए ये यहां से स्टार्ट हो रहा है,
90 से स्टार्ट हो रहा है ना बच्चों, तो इसका मैक्सिमम मेरे को यहां पर मिलेगा। कहां पर मिलेगा? इसका मैक्सिमम यहां पर मिलेगा। तो अगर मेरे को इसका मैक्सिमम यहां मिल रहा है तो मैं इसको थोड़ा सा डॉट कर सकता हूं इस तरीके से। अब एक बात बता सकते हो मेरे को, इसका जो मैक्सिमम मिला है वो कितने पर मिला है? तो यहां पर ये 180 है। कितना है? ये 180। और उसके बाद में ये कितना हो जाएगा बच्चों? तो ये आपका हो जाएगा कितना? ये 90 और ये कितना टोटल? 180। तो 90 का मान ये हो गया, 90 का मान ये, तो 180 हो जाएगा। ठीक है ना? तो यहां पर इसका मैक्सिमम फ्लक्स मिलेगा, फिर यहां पर इसका नेगेटिव मैक्सिमम मिलेगा और यहां पर ये क्या हो जाएगा? 0। तो इस तरीके से ये टू फेज सिस्टम बनता है। तो पहले वाले में इसका 90 डिग्री यहां पर मुझे मैक्सिमम मिलेगा और दूसरे वाले का यहां पर मैक्सिमम मिलेगा। तो ये टू फेज सिस्टम जो होता है इसी को हम बोलते हैं क्या? दो कलीय पद्धति। अब बच्चों 3 के लिए होगा तो उसका एक और आ जाएगा। ये ऐसा क्यों होता है? जब आपका रोटर घूर्णन करता है तो रोटर घूर्णन करने के दौरान क्या होता है? पहले जब वो घूमता है तो उसकी पहली वाइंडिंग का जो फ्लक्स है उसके 90 डिग्री पर उसकी मैक्सिमम वोल्टेज हमें मिल जाती है। परंतु जो मैक्सिमम वोल्टेज मिल जाती है ना, तो उसके बाद जो दूसरा फेज है तो वो 90 से स्टार्ट हो जाता है। तो इस प्रकार हमारे ये फेज जो है वो घूर्णन करते रहते हैं। अब 3 फेज सिस्टम का भी आएगा, वो मैं आपको दिखा देता हूं। इसके अंदर आपको कुछ भी परेशान नहीं होना। ये अगर 90 पर यहां मैक्सिमम दे रहा है ना, तो इसका जो यहां पर ये 90 होगा तो यहां पर ये मैक्सिमम दे देगा। ठीक है ना? और अब ये देखिए, ये मैंने बनाया है 3 फेज सिस्टम, इसको बोलते हैं 3 फेज सिस्टम। ठीक है ना? तो 3 फेज सिस्टम में क्या होता है? 3 कलीय प्रणाली में वाइंडिंग एक ही आर्मेचर में एक दूसरे के समान विद्युत अंश के कोण पर व्यवस्थित होती है। 2 कलीय अल्टरनेटर में आर्मेचर में 2 स्वतंत्र वाइंडिंग एक दूसरे के 90 डिग्री विद्युत अंश पर होती है। बच्चों ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अल्टरनेटर के आर्मेचर में 2 स्वतंत्र वाइंडिंग एक दूसरे से 90 डिग्री विद्युत अंश पर होती है, तो उसे कितना हम फेज कहेंगे? 2 फेज। अभी मैंने बताया था 90 वाला, ये 90 वाला ही तो केस था। ये आपका जो मैंने डबल फेज बना के दिखाया था। तो 3 फेज में ये कितने पर हो जाएंगे बच्चों? 120। तो 3 कलीय अल्टरनेटर में 3 स्वतंत्र वाइंडिंग आर्मेचर में 120 डिग्री विद्युत अंश पर व्यवस्थित होती है। तो 2 फेज के अंदर 90 डिग्री और 3 फेज के अंदर 120 डिग्री। आपका यही क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट जो पेपर्स में आएगा। ठीक है ना? अब इसका डायग्राम आपको समझना पड़ेगा। देखिए, पहले जो कला 1 है, तो कला 1 आपका ये है। ठीक है ना? ये वेव्स है, ये आपका है सिग्नल, पहली वेव। उसके बाद जो आपकी दूसरी वेव है, तो दूसरी वेव है बच्चों वो यहां से अगर मैं कहूं तो दूसरी वेव बना देते हैं। ठीक है? ये आपकी है दूसरी वेव। उसके बाद आपका है तीसरा वेव जो कला 3 है, जिसको हम बी बोल लिखा है। ये आपका आ गया तीसरा वेव। अब बच्चों यहां से आप इसका देखोगे तो इसका जो मैक्सिमम है वो 90 डिग्री यहां पर मैक्सिमम होगा ना। उसके बाद अगर मैं यहां पर देखूंगा तो इसका जो मैक्सिमम है, ये जो मैंने आपको येलो कलर से शो किया है, तो इसका जो 180 डिग्री है, 180 डिग्री पर वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। उसके बाद में यहां पर क्या होगा? नेगेटिव होगा और उसके बाद में यहां पर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ये किसका है? फेज 1 का। इसी तरीके से फेज 2 जो है, जहां से आपका स्टार्ट हो रहा है बच्चों, उसका मैक्सिमम यहां होगा और इसके बाद में यहां पर इसका ये स्टार्ट हो रहा है। तो आपको क्या करना है? ये जो है ना, ये 90, 180 ये अपने तरीके से दर्शाओ और ये वेव फॉर्म अपनी कॉपी पे बनाओगे तो समझ में आएगा कि इसका 90 कहां से स्टार्ट हो रहा है, इसका 120 कहां से स्टार्ट हो रहा है। एक बार ये डायग्राम बनाओ जल्दी से और उसके बाद में आप क्या करोगे? एक एक वेव फॉर्म बनाओगे। जैसे मैंने ये येलो वाली बनाई है, तो इसका जो 0 डिग्री ये है, 90 डिग्री ये है, 180 डिग्री ये है। ठीक है ना? उसके बाद ये 270 आ गया और ये आपका कौन सा आ गया? 360। अब उसके बाद में जो मैंने आपको ग्रीन कलर से बना के दिखाया है, ये फेज 2 है। अब फेज 2 है बच्चों, तो ये आपका 90 था ना, ये 90 था, तो यहां से मैंने ये स्टार्ट किया, उसके बाद में यहां से ये आपका चला गया।
तो बच्चों यहां से ये आपकी तीसरी वेव है जो वो आपकी यहां से स्टार्ट हुई है, तो वो इस तरीके से आपकी चली जाएगी। अब इसी डायग्राम को जब मैं आपको 120 डिग्री कैसे लैग कर रहा है एक दूसरे से, वो मैं आपको दिखा रहा हूं। अब देखिए, ये जो है पहला फेज ER, वोल्टेज ER, E मैक्सिमम साइन ओमेगा टी। बच्चों ऐसा क्यों लिखा है मैंने? ऐसा इसलिए लिखा है कि ये जो वेव है वो आपका 0 से स्टार्ट हो रहा है, कोई लैग नहीं कर रहा, कोई लीड नहीं कर रहा। तो ये मैं कह सकता हूं कि आपका इस तरीके से ये चल रहा है। और बच्चों ये जो स्टार्ट हो रही है ना दूसरी वेव, वो यहां से हो रही है। अब आप कहोगे सर ये कितना है? ये 30 डिग्री है, 120 से हो रही है। ये कैसे पता चलेगा? ये देखिए, ER जो होगा E मैक्सिमम साइन ओमेगा टी माइनस 120। तो बच्चों ये 120 के बाद से स्टार्ट हो रही है। कहां से स्टार्ट हो रही है? ये 120 के बाद से। तो ये देखिए कहां से 120, मैंने ये बोला था ना कि ये 90 है तो ये 30 है, तो 120 डिग्री का अंतर आ जाएगा। इसलिए बोला जाता है कि 3 फेज का जो सिस्टम होता है उसकी जो वाइंडिंग होती है स्टार्टर की, तो बच्चों वो कितने डिग्री के एक दूसरे के अंश पर होती है? वो होती है 120 डिग्री, 120 डिग्री। तो मैं तीनों का फेज बता सकता हूं 120 डिग्री, ठीक है ना? तो 120 डिग्री। अब देखो यहां से ये 90 था और ये कहां से स्टार्ट हुई? 120 से। तो मैंने क्या लिखा बच्चों? यहां से स्टार्ट होती तो 0 आता। जैसे मैंने क्या लिखा था? ER बराबर E साइन ओमेगा टी, तो यहां से 0 से स्टार्ट हुआ। अब मैंने दूसरा वेव जो कला 2 लिया है, तो वो कहां से स्टार्ट हो रहा है? 120 से, क्योंकि 90 तो ये है और ये 120 से स्टार्ट हो रही है। तो 120 बाद से स्टार्ट हो रही है, तो आपका क्या बन जाएगा? यहां से 120 अगर बाद से स्टार्ट हो रही है तो मैं क्या लिखूंगा इसको? वो लिखूंगा E मैक्सिमम साइन ओमेगा टी माइनस 120। अब बात आती है ER की, जो फेज तीसरा है। अब जो फेज तीसरा है वो कौन से कलर से बनाया है मैंने? ये पिंक कलर से। अब बच्चों ये कहां से स्टार्ट हो रहा है? मेरे भाई ये यहां से स्टार्ट हो रहा है। तो बच्चों ये आपका कितना है? तो आप कहोगे सर ये 240 है। अब कैसे पता चलेगा भैया ये 240 है? तो 240 का आपको ऐसे पता चलेगा, अगर मैं कहूं तो ये 120 डिग्री एडवांस से स्टार्ट हो रहा है, ये भी तो बोल सकता हूं। परंतु अगर आप माइनस वाला केस ले रहे हो ना, तो बच्चों ये यहां से स्टार्ट हो रहा है और ये कितना है? 240 है। अब 240 अगर पता करना है तो देखिए ये कितना था भाई? 120 डिग्री। 120 डिग्री होता है ना, और ये कितना था भाई? 0 डिग्री। 0 120 और उसके बाद 120 का फिर अंतर आएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 240। और 240 के बाद 120 का फिर अंतर आएगा, तो कितना हो जाएगा? 360। तो ये जो मैंने आपको बात बताई वो सच है या नहीं? बिल्कुल सही है। 120 देखिए 0 से 120 है ना, 0 से 120। उसके बाद में क्या था? 120 फिर प्लस हुआ, तो ये बच्चों 120 प्लस 120 240। फिर 120 प्लस हुआ तो 240 प्लस 120 360। इस प्रकार 3 फेज सिस्टम के अंदर जो प्रत्येक फेज होता है वो एक दूसरे से 120 डिग्री विद्युतीय अंश पर व्यवस्थित होता है। तो बच्चों ये जो ITI वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये अगर आपको नहीं भी समझ में आया तो भी कोई बात नहीं है। ये आपका डिप्लोमा बीटेक वालों को समझाया जाता है कि ऐसा क्यों होता है। अगर आपको समझ में आता है तो बहुत अच्छी बात है, परंतु आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि जो AC मोटर है स्टेटर की, जिसके अंदर 3 फेज की AC वाइंडिंग है, वो तीनों एक दूसरे के कितने डिग्री अंश पर स्थित होती है? 120 डिग्री। इसलिए 3 फेज बोला जाता है। टोटल होता है 360। 360 भाग 3 कितना आ जाएगा? 120 डिग्री। और अगर ये आप अपनी कॉपी पे बनाओगे ना तो मजा आ जाएगा कि क्या है, परंतु हमें तो समझ नहीं आता। बात तो ये है ना? तो ये बना के जरूर देखना। चलते हैं नेक्स्ट। तो बच्चों तीनों कुंडलियों में प्रेरित विद्युत वाहक बल ER, EY, EY तीनों कितने पर होते हैं? 120 डिग्री कलांतर। फेजर कहते हैं कलांतर को। 3 कलीय प्रणाली में तीनों फेजों को रेड, येलो, ब्लू से जाना जाता है, जैसे RYB आप लिखते हो। यदि कुंडलियों ओमेगा रेडियन पर सेकंड के कोणीय वेग से गति कर रही है तो RYB फेजों के तात्कालिक मान को इस तरीके से दर्शाया जाता है। तो मैंने आपको बता दिया कि पहला फेज है उसकी वोल्टेज क्या होगी? E मैक्सिमम साइन ओमेगा टी,
और दूसरा ई आर क्या होगा, ई मैक्सिमम साइन ओमेगा टी माइनस 120 डिग्री, क्योंकि 120 डिग्री बाद से स्टार्ट हो रहा है। और तीसरा फेज है ई आर बराबर ई मैक्सिमम साइन ओमेगा टी माइनस 240, तो वो 240 से स्टार्ट हो रहा है। तो तीनों का मान आ गया। यहां ई मैक्सिमम जो है वो प्रत्येक कुंडली में उत्पादित विद्युत वाहक बल का उच्चतम मान है। तो ये तो बच्चों आपको भी पता है कि अगर आप पढ़ रहे हो तो ये आपका क्या होता है, ई मैक्सिमम। अगर ये ई है तो ठीक है ना, तो इसका बोलते हैं ई मैक्सिमम, इसका बोलते हैं शिखर मान, मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है ना। तो ये आप नोट कर लेना। नेक्स्ट, ये तीन कलीय फेजर जो है मैंने दिखा दिया है बना के। अभी तो बताया था कि ई आर, ई वाई, ई बी तीनों एक दूसरे के कितने पर है, 120 पर है ना। तो बच्चों यहां पर ई आर है और ई बी है ई वाई, इसके रिस्पेक्ट में देखें तो 120 ये, 120 ये, 120 ये, तो ये बच्चों आपके कितना हो गया, 360 डिग्री। तो तीनों जो फेज है वो एक दूसरे के कितने डिग्री अंश कोण पर होते हैं, 120 डिग्री। ये आपका क्वेश्चन बनता है एग्जाम के अंदर। तो ऑप्शन में क्या देता है, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 180 डिग्री, नन ऑफ दीज। तो आपका आंसर होगा 120। जिस क्रम में तीनों कलाओं की वोल्टेज अपना अधिकतम मान प्राप्त करती है उसके कला अनुक्रम कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो आपका फेज है, जैसे मैंने पहले फेज की बात की थी, तो उसने यहां से अपना अधिकतम अनुक्रम प्राप्त किया था, वोल्टेज किया था ना। जैसे मैं दो फेज की बात कर लेता हूं और दूसरा फेज मेरा यहां से स्टार्ट हो रहा था, हो रहा कि नहीं हो रहा था बच्चे, मेरा दूसरा फेज यहां से स्टार्ट हो रहा था, तो उसका कहीं ना कहीं अधिकतम मान आपका कहीं ना कहीं कहां होगा, यहां। तो वो कहां पर प्राप्त करेगी अधिकतम मान, यहां पर ई मैक्सिमम, ठीक है ना। और पहले वाले फेज का ई मैक्सिमम आपका यहां होगा। तो बच्चों फेजर के अंदर जहां पर जो अपना मैक्सिमम वोल्टेज प्राप्त करते हैं उसे हम कला अनुक्रम कहते हैं। भारत में क्लॉकवाइज कला अनुक्रम आर वाई बी को धनात्मक कला अनुक्रम और एंटी क्लॉकवाइज को आर बी वाई को ऋणात्मक कला अनुक्रम बोलते हैं। तो जो क्लॉकवाइज चलता है उसको पॉजिटिव बोलते हैं सीक्वेंस, और जो आपका एंटी क्लॉकवाइज होता है उसको हम नेगेटिव सीक्वेंस बोलते हैं। नेक्स्ट, अब टर्म्स है कुछ रिलेटेड थ्री फेज के। जितने भी आपको मैंने थ्री फेज सिस्टम के बारे में बताया बच्चों, एक बात ध्यान से सुन लेना। जैसे आपका एक सिंगल फेज होता है ना, तो सिंगल फेज सिस्टम के अंदर, सिंगल फेज सिस्टम के अंदर क्या होता है, एक फेज होता है, एक न्यूट्रल होता है। सिंगल फेज सिस्टम के अंदर एक फेज होता है, एक न्यूट्रल होता है। तो एक फेज और एक न्यूट्रल से हमारा सिंगल फेज बन जाता है। तो बच्चों अगर मेरे पास थ्री फेज की सप्लाई है तो मैं कह दूंगा तीन फेज की सप्लाई है भाई मेरे पास, मैंने बोल दिया आर वाई बी तीन फेज है। कौन सा सिस्टम है ये, थ्री फेज सिस्टम है। परंतु ये थ्री फेज सिस्टम कहलाएगा ही नहीं जब तक आप इसको न्यूट्रल नहीं दोगे। तो बच्चों न्यूट्रल देते हो तभी तो वो सर्किट कंप्लीट होता है कि नहीं होता। तो ये आपका सर्किट कंप्लीट हो गया। अब मैं यहां से कहूं कि मेरे को थ्री फेज से सिंगल फेज की सप्लाई बनानी है, तो मैं क्या करूंगा, न्यूट्रल तो भाई लूंगा ही लूंगा। ये मैंने न्यूट्रल ले लिया और मैंने तीन फेज में से कोई एक फेज उठा लेना है, मैंने ये फेज ले लिया, तो ये मेरा क्या हो गया, फेज। तो ये फेज एक न्यूट्रल, तो फेज और न्यूट्रल की वायर जब बन जाती है तो फेजर जो है आपका कंप्लीट हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं फेजर, ठीक है। अब यहां पर उसने बोला है कला वोल्टेज क्या होती है, कला वोल्टेज को बोलते हैं बच्चे फेज वोल्टेज। कौन सी वोल्टेज, फेज वोल्टेज। तो फेज वोल्टेज होती क्या है, किसी एक कला मतलब एक फेज और एक न्यूट्रल सिरे के बीच नापी गई वोल्टेज क्या होती है, कला वोल्टेज, फेज वोल्टेज, जिसे हम किससे दर्शाते हैं भाई, वी से। तो बच्चों मैंने अभी तो बताया आपको कि एक फेज और एक न्यूट्रल जब इनके बीच की जो वोल्टेज होगी ना उसे हम कौन सी वोल्टेज बोलेंगे, फेज वोल्टेज। ये बताने वाली चीज नहीं है, ये आप देखते हो फिर भी आपको पता होना चाहिए। अब मैं यहां पर फेज की बात ना करके बच्चों मैं कहूं आर और वाई के बीच में वोल्टेज मापूं तो क्या कहलाएगी, वो क्या कहलाएगी भाई, लाइन वोल्टेज। तो यही तो बोला गया है, लाइन वोल्टेज को हम इंग्लिश में भी लाइन वोल्टेज कहते हैं। किन्हीं दो कला
आर और वाई दो फेज है, दो कला है, तो इनके बीच की जो वोल्टेज है, इनके बीच जो नापी गई वोल्टेज क्या कहलाएगी? लाइन वोल्टेज। और इसको हम VL, ये बच्चों VL है, ठीक है ना, VL से दर्शाया जाता है। नाम से पता चल रहा है लाइन वोल्टेज है तो VL। और वैसे मैं फेज वोल्टेज को VP से दर्शाता हूं, यहां पर V लिखा गया है ना, V मानता है बुक, और फेज वोल्टेज होती है आप VP लिखोगे ताकि आपको पता चल जाए, ठीक है ना। कला धारा, इसको बोलते हैं बच्चों फेज करंट। क्या बोलते हैं? फेज करंट। तो बच्चों वोल्टेज की जगह करंट लिख दो। किसी एक कला वाइंडिंग में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा फेज धारा या कला धारा कहलाती है, इसे हम IP से दर्शाते हैं। देखो अपनी बात पर आ गया ना, IP लिख रहा है करंट धारा को और वोल्टेज को लिख रहा है V, तो बच्चों V की जगह क्या लिखोगे? VP, ठीक है। नेक्स्ट, लाइन धारा क्या होती है? दो एक कला वाइंडिंग में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा लाइन धारा कहलाती है और इसे हम IL से दर्शाते हैं। तो बच्चों इसका मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखाऊंगा, बहुत बड़ा डायग्राम, जिसमें मैं क्या करूंगा, 3 फेज लूंगा इस तरीके से, ठीक है। 3 फेज लेकर ये मेरा एक फेज होगा, ठीक है, ये मेरा दूसरा फेज होगा और ये मेरा तीसरा फेज होगा, और बीच में से मैं कहीं ना कहीं एक न्यूट्रल निकाल लूंगा, और ये मेरा हो गया R और ये मेरा हो गया Y और ये मेरा हो गया B। तो यहां से बताऊंगा, मैं इसको पूरा एक्सप्लेन करूंगा, जो मेरा नेक्स्ट क्लास का यही टॉपिक है। तो आप ये मत सोचना कि सर ये बताओ थोड़ा सा क्या होता है, ये नेक्स्ट क्लास में मेरा यही टॉपिक है, ठीक है। आपको घबराना नहीं है, अभी मैं थोड़ा सा इसका ओवरव्यू दे रहा हूं तो पूरा आपको बताऊंगा। अब बच्चों फिर भी अगर मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं, तो इनके बीच की जो वोल्टेज होती है, ये न्यूट्रल है, तो बच्चों उसको बोलते हैं क्या? फेज वोल्टेज। जब मैं न्यूट्रल हटा देता हूं, जैसे मैं Y और B की बात करता हूं, तो ये कौन सी वोल्टेज होगी? लाइन वोल्टेज, वही मैंने बताई। अब यहां पर क्या आ गई? कला पावर, मतलब फेज पावर। तो फेज पावर क्या होती है? किसी एक फेज और एक न्यूट्रल सिरे के बीच मापी गई विद्युत शक्ति फेज पावर कहलाती है, इसे PR से प्रदर्शित करते हैं। तो बच्चों आपको विद्युत शक्ति क्या होती है? शक्ति बराबर VI cos फाई। तो यहां पर बात वही है, एक फेज और एक न्यूट्रल, उसके सिरे के बीच वोल्टेज होगी तो उसको कला वोल्टेज बोल देंगे, पावर होगी तो कला पावर बोल देंगे, ठीक है। कुल पावर, 3 कलीय प्रणाली में तीनों कलाओं के बीच नापी गई कुल विद्युतीय शक्ति कुल पावर कहलाती है, इसे PT मतलब टोटल पावर से दर्शाते हैं। और PT क्या होता है? 3 VI cos फाई, या फिर आप लिख सकते हो 3 VPH IPH cos फाई, बात एक ही है, ठीक है ना। तो इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट, अब बात आती है बच्चों संतुलित लोड की। संतुलित को बोलते हैं बच्चों बैलेंस लोड। बैलेंस लोड, और इसको बोलते हैं अनबैलेंस लोड, ठीक है। असंतुलित। तो संतुलित के अंदर तो क्या होती है बच्चों? लाइन जो ये जो पावर फैक्टर होता है या जो धारा होती है वो होती है बराबर, और इसके अंदर बराबर नहीं होती, अलग अलग होती है। जैसे देखिए, यदि 3 कलीय प्रणाली में तीनों कलाओं का पावर फैक्टर और कला धारा या लाइन, कला धारा मतलब फेज करंट, बराबर होते हैं, तो लाइन पर लगा लोड क्या होता है? संतुलित लोड। और इसी प्रकार अगर मैं 3 कलीय प्रणाली में तीनों कलाओं का पावर फैक्टर कहूं या कला धारा कहूं या लाइन धारा, तो ये क्या होती है बच्चों? अलग अलग होती है, क्योंकि लाइन पर लोड लगा क्या होता है? असंतुलित होता है। तो इसका डायग्राम जो है मैंने अभी बताया था, इसके साथ ही अटैच है, जो हम नेक्स्ट क्लास में बहुत अच्छे तरीके से करेंगे, ठीक है बच्चों। तो बस आपको ये बेसिक जो मैंने बताया है, इसको आप जरूर पढ़ के आना, अगर नेक्स्ट क्लास में इंटरेस्ट लेके पढ़ना है तो। इसके बिना कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये मैंने जो लास्ट में आपको बेसिक टर्म्स जो बताई है, ये जो जितनी भी बेसिक टर्म्स, कहां से लेकर? यहां से लेकर, ठीक है ना। 3 कलीय प्रणाली से संबंधित पद, तो बच्चों ये सारे पद आपको पढ़ने हैं, एक बार नहीं 2 बार। तो ये पढ़ोगे तो मैं आपका जब नेक्स्ट क्लास में डायग्राम बनाऊंगा तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि लाइन वोल्टेज क्या है, फेज वोल्टेज क्या है, लाइन धारा क्या है, फेज धारा क्या है। कबूतर होते हैं ना बैठे हुए तारों पर, वो क्यों नहीं मरते, उसका भी रीजन बताऊंगा।
और अपने घरों में फेज वोल्टेज आती है, लाइन वोल्टेज आती है जो 220 होती है, वो सारी डिस्कस हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके बच्चों, बस आप लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए और अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव में हैं, उनको आप कह सकते हो कि यूट्यूब चैनल पर dlife.fun लिखकर वहां पर आप ITI की वीडियो डेमो के तौर पर देख सकते हो। उसके बाद D-Life ऐप को डाउनलोड कर सकते हो गूगल पर जाकर और प्ले स्टोर पर, और वेबसाइट को विजिट करना है तो www.dlife.fun पर विजिट भी कर सकते हो और ज्यादा से ज्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हो। ओके बच्चों, अब मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा, बहुत ही जल्द मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, बाय बाय।